हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 786। आज जो है ये पहला वीडियो बनेगा आज फोर्थ सेमेस्टर के लिए, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पे, इस पर हम नज़र डालेंगे, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो बीजी फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ डील करता है, बैच 2019 एंड बैकलॉगिंग बैच 2018। तो यहाँ पर हम एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपके एमसीक्यूज बनेंगे। करीबन करीबन 200 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम यहाँ पर कवर करेंगे। बट ऐसा नहीं कि वो हम एक ही वीडियो में कर पाएंगे, उसके लिए हम करीबन 6 वीडियोस बनाएंगे। तो आज का ये पहला पार्ट हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले एक नज़र हम सिलेबस पर डालेंगे। पेपर फोर्थ यानी क्लास, ये जो है सेमिस्टर जो है वो फोर्थ हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एमसीक्यू टाइप का होगा आपका ये। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस जो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ये सिलेबस डील करता है। तो सबसे पहले जो पहला यूनिट यहाँ पर है, अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अप्रोच यानी अप्रोच मीन्स मेथड्स। कौन से मेथड्स, वे ऑफ स्टडी, कैसे हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, कौन कौन सी अप्रोच इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो यहाँ पर कुछ सिलेबस में दिए गए हैं, वो हमने देखना है। सबसे पहले जो पहला यूनिट में जो सिलेबस में दिया गया है, दैट इज क्लासिकल रियलिज्म, हैनस मॉर्गेंथ्यू एंड द न्यू रियलिज्म, केनेथ वेल्स। तो ये पहला यूनिट का पहला चैप्टर है। तो दूसरा चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, न्यू लिबरलिज्म कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, रॉबर्ट रॉबर्ट ओ कोहिनी एंड जोसेफ नाई। तो ये यहाँ पर आपको दूसरा चैप्टर है। तो तीसरा चैप्टर जो यहाँ पर है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इस पर भी एमसीक्यूज बनेंगे। एमिनियल वेलेस्टिन एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, एजी फ्रैंक। तो ये यहाँ पर आपका पहला यूनिट जो है कंप्लीट होता है। तो इसमें भी हम एमसीक्यूज देखेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा यूनिट जो है वो क्या है। हियर द नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड इज कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा यहाँ पर हमने दूसरे यूनिट में आपने पढ़ा होगा, हम यहाँ पर एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसमें जो पहला चैप्टर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर इसमें देखना है और देखना है ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर। तो दूसरा जो है यहाँ पर चैप्टर है यूनिट नंबर सेकंड का, फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के कितने फेजेस हुए हैं वो भी हम देखेंगे। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, आपको पता होगा यूएसएसआर, इसको हम दूसरा नाम यूएसएसआर भी कहते हैं, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हियर द थर्ड यूनिट इज कोल्ड वॉर एरा। इसमें पहला चैप्टर जो यहाँ पर दिया उन्होंने, एमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पावर्स। इसमें पहला है, ऑप्शन ए में लिखा है यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान। फोर्थ यूनिट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर। इसमें है बेसिक डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 1। दूसरा है नॉन इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट, चैप्टर नंबर 2। एंड थर्ड चैप्टर इज इंडिया एज एन एमर्जिंग पावर। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस रहा है, इसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर एमसीक्यूज बनेंगी। आज जो मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बीजी फोर्थ सेमेस्टर की, इसमें 200 से क्वेश्चन हम कवर करेंगे। बट वो जो हैं रैंडमली हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा वो यूनिट नंबर फर्स्ट से है, सेकंड से, वो ऊपर से नीचे तक जो सिलेबस हैं इसके साथ डील करते हैं। लेकिन आफ्टर द एंड ऑफ द एमसीक्यू सीरीज उसके बाद हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वो हम चैप्टर वाइज यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। तो लेट अस सी द एमसीक्यूज राइट नाउ। Here the first question is, who said international politics is a struggle for power among nations? ये किसने कहा है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये पावर हासिल करने का एक जरिया है नेशंस के दरमियान। तो आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पर, हैनस जे मॉर्गेंथ्यू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सैंडर, ऑप्शन सी एलमोंट एंड पाउल, ऑप्शन डी ओपनहीमर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैनस जे मॉर्गेंथ्यू। जी हाँ, हैनस जे मॉर्गेंथ्यू जो थे उन्होंने ये कहा था। तो इस पर हम यहाँ पर टिक करेंगे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का यहाँ पर कंसेप्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ यहाँ देखेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द इंटरनेशनल लेवल एमंग नेशंस। आपको पता होगा इंटरनेशनल ये नहीं होता है कि एक ही स्टेट में है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी कंट्रीज जितनी भी दुनिया में है, करीबन 200 से ज़्यादा कंट्रीज यूएनओ में जो है मेंबरशिप है उनकी। तो उनकी जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी जो रिलेशन है दूसरे देश के साथ, तो उसको हम कहेंगे वहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, बट एज एज एन इंटरनेशनली। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परस्यूट ऑफ पावर, डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है
ये पावर के साथ आपको डील करता है कि हाउ टू अचीव पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दैट। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सैंडर, ऑप्शन बी हैनस जे मॉर्गेंथ्यू, ऑप्शन सी ओपनहीमर, ऑप्शन डी एलमोंड एंड पाउल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हैनस जे मॉर्गेंथ्यू। जी हाँ, हैनस जे मॉर्गेंथ्यू ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर जो एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इन्हीं एमसीक्यूज को जो एग्जामिनर हैं, जो पेपर निकालने वाला हो, वो इनको कॉपी पेस्ट करें। बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन सेम होंगे लेकिन टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपको इसलिए क्वेश्चंस को जो है वो समझना चाहिए इंस्टीड ऑफ ग्रट्टा मार। उससे बेहतर है कि आप क्वेश्चंस को समझो, हर एक क्वेश्चन को आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। Now the next question, question number 3, the realistic approach to international politics has been propounded by। इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा हैनस जे मॉर्गेंथ्यू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु रोट पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस एक बुक है, ये किसने लिखी है? इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, दैट इज हैनस जे मॉर्गेंथ्यू। जी हाँ, हैनस जे मॉर्गेंथ्यू इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Now the next question, question number 5. How many principles of political realism does Morgenthau discuss it in his Politics Among Nations? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासिकल रियलिज्म थ्योरी जो है वो पढ़नी है या समझनी है, तो ये जो प्रिंसिपल्स है जो मॉर्गेंथ्यू ने डिस्कस की हैं अपनी बुक में पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, इसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए हैं। ये 6 प्रिंसिपल्स जो है आपको बताती हैं क्लासिकल रियलिज्म अप्रोच या क्लासिकल रियलिज्म थ्योरी जो है हैनस मॉर्गेंथ्यू की, वो क्या है। एक बात मैं यहाँ से बताता हूँ कि क्लासिकल रियलिज्म थ्योरी जो है इसका मेन फोकस जो है वो ये है कि ये बोलता है कि इंटरनेशनल में अगर हम देखेंगे जो स्टेट्स हैं उसका मेन पर्पस होता है टू गेन पावर। इट इज़ ऑल अबाउट द पावर। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज हु डिफाइन्स पावर एज ए मैन's कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन's। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको याद रखना चाहिए आपको। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हैनस जे मॉर्गेंथ्यू। जी हाँ, हैनस जे मॉर्गेंथ्यू इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Next question, question number 6. Next question, that is question number 7. Systems approach in the study of international relations was advocated by। Systems approach जो है ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी जो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक अप्रोच, तो ये किस स्कॉलर के साथ यहाँ पर डील हो जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दैट इज एलमाउंट एंड पावल। जी हाँ, एलमाउंट एंड पावल और द मेन एडवोकेट्स ऑफ systems approach। Let us see the next question। Now the eighth question is decision making approach in the study of international relations was advocated by sender। Option A is the right answer for question number 8। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का के लिए राइट आंसर यहाँ पर है। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन अप्रोच इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वाज एडवोकेटेड बाय डच। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। Now the 10th question is the legal approach in the study of international relations was advocated by Oppenheimer। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है Oppenheimer जो है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये Oppenheimer के साथ डील करता है। Now the next question is, now the 11th question is the Cold War was between। कोल्ड वार जो थी ये किन ब्लॉक्स के दरमियान थी? आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पर। जो ऑप्शन ए है यूएसएसआर एंड यूएसए। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर बिगिनस। तो यहाँ पर कंसेप्ट है कोल्ड वार। कोल्ड वार का क्या मतलब होता है? आप बताओगे सरद जंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोल्ड वार वो वार होता है, इट्स अ डिप्रेशन वार, जिसमें क्या है कि धमकियाँ दी जाती हैं बट असल में जो है जंग वार जो है नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एक देश जो है इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, इंडिया जो है मीडिया के ज़रिए से हर रोज़ इंडिया को पाकिस्तान को जो है धमकी देता है, हम आप पर मिसाइल फेंकेंगे, हम सीमा पार करेंगे, लेकिन बिल्कुल वो करता ही नहीं है। फिर इससे क्या होता है, डिप्रेशन पड़ जाता है पाकिस्तान पर, या पाकिस्तान ऐसा करता है इंडिया पर। तो ये वार कंटिन्यूसली ऐसी ही चलती रहती हैं जिसमें धमकियाँ दी जाती हैं बट जो है असल में फाइट नहीं होती है। बॉम्ब्स कैन शो बट कैन नॉट ड्रॉप्स। इसी तरह से जो है ये वार चलती रहती हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ कोल्ड वॉर? इनमें से कोल्ड वॉर का जो है बहुत सारे काजेस थे, तो इनमें से एक काज ऐसा है जो नहीं है, वो हमने बताना है। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पहला ऑप्शन जो यहाँ पर है, सोवियत प्रेशर ऑन वेस्टर्न कंट्रीज, वायलेशन ऑफ यल्टा एग्रीमेंट, सेक्रेसी ऑफ एटम बॉम्ब्स, ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब्स ऑन जापान। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर है वो इसका नहीं है। बाकी जो है चार ऑप्शन ये इसके राइट यहाँ पर काजेस बन सकते हैं। नाउ द 13th क्वेश्चन इज, कोल्ड वॉर फॉर्मली केम टू एन एंड इन? कोल्ड वॉर जो है ये कब खत्म हुई है? ऑब्वियसली जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है 1991 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ कोल्ड वॉर? इनमें से कोल्ड वॉर का रिजल्ट क्या नहीं है? ऑप्शन ए यहाँ पर डेथ कल्चर है, ऑप्शन बी आर्म्स रेस, इमरजेंसी ऑफ नेम। तो इसका ऑप्शन डी जो है इंडो पाक वार, ये बिल्कुल भी इसका रिजल्ट नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। Now the 15th question is, non-alignment became a movement in world politics with Belgrade Conference 1961. Option A is the right answer for question number 15. Next question, one of the important commonality between NPT and CTBT. तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, all the above. So option D is the right answer for question number 16. Now the 17th question is, the judges of the International Court of Justice are appointed for a period of 9 years, 5 years, a lifetime, 6 years. Here the right answer is option A, that is 9 years. जी हाँ, 9 years के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज होते हैं उनको चुने जाते हैं। नाउ द 18th क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पावर इज एन एलिमेंट ऑफ रियलिस्टिक थ्योरी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इसका। म्युनिसिपल लॉज और नेशनल लॉज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now the 20th question is, name is unmoral who said? नेम का यहाँ पर हम देखेंगे पहले फुल फॉर्म। व्हाट इज नेम, व्हाट नेम स्टैंड्स फॉर? नॉन अलाइनेड मोमेंट, जो कि इंडिया की तरफ से एक पीस कीपिंग बॉडी थी बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द वर्ल्ड इन 1945, दैट इज यूएसएसआर एंड यूएसए। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का, दैट इज मियो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Question number 21, status right to self-defense is promoted by United Nations Charter. Option C is the right answer for question number 21. Now the question number 22nd, which regional organization did India enter recently? Option C is the right answer, that is OPEC. Question number 23, peacekeeping forces were sent by India to Sri Lanka on the official request from Sri Lanka. Option A is the right answer for question number 23. Now the question number 24th, besides JL Nehru, the other founding fathers of the non-aligned movement name were Nasir and Tito. Option A. Option B, Bhutto and Nasir. Option C, Arfat and Tito. Option D, none of the above. Here the right answer is option A, Nasir and Tito. Next question, India wants permanent membership of the United Nations Security Council on the grounds that. Option C is the right answer, that is democratization of United Nations is essential. Now the question number 26, which is the proposed economic group of SARC? SARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation, जो कि 8 दिसंबर को फॉर्मुलेट किया गया है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है ढाका। जी हाँ, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पर इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज सेप्टा, SAPTA। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? इसमें सार्क का मेंबर कौन नहीं है? जापान जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये एक दूसरे को जो है न्यूबॉर्न भी हैं, लेकिन जापान जो है इसमें आड वन निकलता है। तो यहाँ पर जापान जो है वो सार्क का मेंबर नहीं बन सकता है, नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मेंबर ऑफ सार्क? इसमें कौन सी कंट्री है जो सार्क का मेंबर है?
तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज पाकिस्तान। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज साइलेंट इन 1995, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया इज नॉट ए फुल मेंबर ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यही जो है 30 क्वेश्चन हमने इस पहले पार्ट में कवर करने थे, जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।